नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगत 21 में फ्रेंड्स फाइनली अगला क्लास लेके आ चुका हूँ आप लोगों के बीच। और आप सबको मैं बताया था पहले भी कि अभ्यास सीरीज में जो चीज़ें हम लोग करने वाले हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में पीवाईक्यू भी करना जरूरी है ना। तो मैं आपको इसी वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट करवा दूंगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेगा। ध्यान रहे जो अभ्यास सीरीज में लोग जुड़े हैं भाई, आप लोग क्या करिए, थ्योरी वाला क्लास जरूर देखिएगा प्राचीन भारत का इतिहास का। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो मल्टीपल टाइम पीडीएफ को रिवीजन करिए और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये दोनों काम करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये काम करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते कहानी को। अगर वीडियो आपको स्लो लग रहा है तो आप 1.5x करके देख सकते हैं, क्योंकि मुझे सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं पढ़ा देता हूँ तो कुछ लोग का कहना है कि सर आप बहुत फास्ट में पढ़ा देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो से पढ़ाऊंगा। जिनको स्लो लग रहा है वीडियो तो फास्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग एक ही वीडियो में पूरा कर लेंगे, जिसमें पीवाईक्यू तो शामिल है ही। और सबसे बड़ी बात इस सीरीज का ये है कि बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन तो शामिल किया ही हूँ, साथ में बीपीएससी का जो अन्य एग्जाम है जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए थे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 69 बीपीएससी का जो क्वेश्चन था प्राचीन भारत के इतिहास से, ये 9 प्रश्न पूछे गए थे। तो पहले इसे कवर करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सीरीज है प्राचीन भारत के इतिहास अभ्यास सीरीज, उसमें हम लोग जो यहाँ पे पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक हम लोग का है प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद सैंधव सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से आप लोग जानते हैं, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। 16 महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल, संगम काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। और यहाँ पे आप जो देख पाएंगे उसके बाद 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक की जो है राजनीतिक सामाजिक स्थिति क्या रहा, और कुछ विविध वाला सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। और ये टॉपिक हम लोग का पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। ध्यान दें, इसे बार बार रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते कहानी को। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो 69 बीपीएससी का क्वेश्चन करवा देता हूँ, जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे। तो देख लीजिए, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहे हैं बोधिसत्व पद्मापनी पेंटिंग स्थित है। तो कह रहे हैं कौन से गुफा में स्थित है। एलोरा की गुफा यहाँ पे है, अजंता है, बादामी की गुफा है, बाग में है, ये है। तो हालांकि इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन आप लोगों का कई बार बनता है, क्योंकि ये जो दोनों गुफा है एलोरा और अजंता की गुफा, ये दोनों महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। और ये बादामी की गुफा है ना, ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। और एक शब्द आपको यहाँ पे और दिख रहा होगा, बोधिसत्व और ये पद्मापनी, दोनों का अर्थ क्या होता है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझा ही देता हूँ, जरा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये शब्द आपको परेशान करेगा। पद्मापनी का मतलब होता है कमल धारण करने वाला। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि कमल धारण करने वाला मतलब कि बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। गौतम बुद्ध की मैं बात करूँ तो इसका जन्म का प्रतीक ही है। तो पद्मापनी का मतलब होता है कमल धारण करने वाला। और बोधिसत्व का मतलब क्या होता है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं या फिर बुद्ध बनने की इच्छा रखता हो, है ना, बुद्ध बनने की इच्छा रखता हूँ। हालांकि मैं डिटेल में यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा पद्मापनी की जो पेंटिंग है, बोधिसत्व पद्मापनी पेंटिंग की मैं बात करूँ तो यह जो है अजंता की गुफा में है। यहाँ पे देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। कह कि बौद्ध धर्म में जो है बोधिसत्व उसे कहते हैं जो बुद्ध बनने की इच्छा रखता है। अगला कह रहा है कि पद्मापनी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने से होता है। और बोधिसत्व पद्मापनी की जो चित्र है वो अजंता की गुफा में है, ठीक है। तो अजंता की गुफा आपको पता चल गया किस राज्य में है, तो आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में है ना, महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद एक क्षेत्र है वहीं पे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एलोरा की गुफा है। देखो, एलोरा की गुफा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यह भी महाराष्ट्र राज्य में है। तो कह रहा है कि एलोरा के विश्व सबसे बड़ी रॉक कट हिंदू मंदिर गुफा परिसर में एक जो है, जिसमें कितना, तो 600 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी की अवधि की यहाँ पे क्या है, कलाकृतियाँ है, ठीक है। अच्छा,
एलोरा की गुफा, हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ प्राचीन भारत के इतिहास में मैं बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ। कौन से शासक ने बनवाया था एलोरा की गुफा? तो ये जो है राष्ट्रकूट वंश के वंश के शासक के द्वारा एलोरा की गुफा का निर्माण करवाया गया है महाराष्ट्र में, इतना ध्यान रखिएगा। बदामी की गुफा की मैं बात करूं तो ये कर्नाटक राज्य में है, मैं अभी आपको बताया। और यह जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अगर मैं बदामी की गुफा के बारे में बात कर लूँ तो कर्नाटक राज्य में, इसे ध्यान रखिएगा, हालांकि लिखा भी कर्नाटक राज्य में है। और इसमें जो है हिंदू और जैन गुफा मंदिर का एक परिसर है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आपको विद प्रूफ के साथ बताया था ना कि भाई प्राचीन भारत के इतिहास का 6ठी क्लास की जो ओल्ड एनसीईआरटी, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया गया है ना। तो गुप्त काल पढ़ते हैं तो ये सब आपको दिखता है, हालांकि मैं जो पढ़ाया हूँ प्राचीन भारत के इतिहास में तो स्टार्टिंग में ही इसके बारे में पढ़ा दिया था, जो अलग अलग चीनी यात्री है ना। तो इसलिए इन चीज़ों पे पकड़ अच्छे से बनाइए, है ना। तो पकड़ क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन करवाने का एक ही मकसद है। देखो यहाँ पे फाहियान है, संयोगन है, और इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा किया हूँ कि भाई ये किसके दरबार में आया था, है ना। और यहाँ पे एक एक करके हम लोग चर्चा किए हैं, तो इसलिए आपको चीज़ों को अच्छे से करना है। खैर यहाँ पे देख लेते हैं, तो 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है कि फाहियान एक चीनी यात्री थे, बिल्कुल ये चीनी यात्री थे, जो किसके दरबार में? तो कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में या फिर हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि ये उल्टा बोल दिया है। देखो भाई, अगर मैं हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हैनसोंग आया था। ये जो अगर मैं बात करूँ फाहियान की, तो फाहियान जो है गुप्त वंश के शासक, किसके, कौन सा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम आपने जरूर सुना होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, तो ये तो डायरेक्टली गलत बोल दिया है। हैनसोंग के बारे में बात कर रहा है तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, वर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आप सबको पता है ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसलिए इसका आंसर डी इज द राइट आंसर हो जाता। और यहाँ पे हालांकि देख लीजिए डी आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि फाहियान, तो यह चंद्रगुप्त मैं बोल रहा हूँ, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और ये 5वीं सदी के प्रारंभ में भारत आता है, ठीक है। और इन्होंने जो है फाहियान फूको की नामक पुस्तक की रचना किया था, और गुप्त काल में जो भारत की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति थी उनके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक फूको की में बताया है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ हैनसन के बारे में, तो हैनसन जो है 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है शियुकी। तो यहाँ पे फूको की यहाँ पे नाम है और यहाँ पे शियुकी नाम है, तो दोनों ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि यात्रियों का राजकुमार हैनसोंग को कहा जाता है और हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, जो कि इसलिए कहा जाता है इन्होंने 138 देशों का यात्रा किया था हैनसोंग, ठीक है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। और देखो भाई, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको मतलब कि टू दी पॉइंट में आपको करवाया था 69 BPSC का जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे, है ना। और 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में आपको ये दिख जाएगा, गुप्त काल एक चैप्टर ही है ओल्ड एनसीईआरटी में, तो रोमिला थापर की बुक है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये सारे क्वेश्चन सब। हालांकि मैं करवा रहा हूँ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, टेस्ट में भी करवा चुका था। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये इसे ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और सही कुर का प्रयोग करके आपको आंसर टिक करना है। ताकि इस तरह का क्वेश्चन जाहिर सी बात है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सही कर लेते हैं। कारण है कि भाई 1-2 ऑप्शन के बारे में पता होता है, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अगर मैं चरक की बात करूँ तो आप सबको पता है कि चरक जो है चिकित्सक थे, है ना। अगर ब्रह्मगुप्त की बात कर लूँ, है ना, तो ये कौन थे भाई? तो ब्रह्मगुप्त जो है बहुत बड़े गणितज्ञ थे, आपको पता होना चाहिए। और बराहमहीर की मैं बात करूँ तो ये कौन थे? तो आपको पता है कि ये ज्योतिष थे। और विशाखदत्त कौन थे? तो नाटककार है ना। इनके द्वारा अलग अलग पुस्तक भी लिखा गया है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप चाहे तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, ठीक है। चरक जो है चिकित्सक थे, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, बराहमहीर जो है ज्योतिष थे, और विशाखदत्त जो है नाटककार थे। माइंड में फिट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी इज द राइट आंसर होगा, टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
नाथपंथियों, और ये दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ाया हूँ तो बहुत कायदे से आपको ये दिखेगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक पे कमांड करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये नाथपंथी क्या है, और नाथपंथी पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई कौन से भारत के कौन से क्षेत्र में फला फूला हुआ था। जिस क्षेत्र में रहेगा जाहिर सी बात है उसी क्षेत्र में इनका विकास होगा। नाथपंथी जो है उत्तर भारत में जो है इनका जो है विकास हुआ था, तो हालांकि आंसर जो हो जाएगा उत्तर भारत, डी इज द राइट आंसर। ये देख लेते थोड़ा सा, 4 का डी हो जाएगा। कह कि नाथपंथी सिद्धों और योगियों ने जो है भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नायनार तमिल कवि संतों ने 5वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो है प्रचार प्रसार किया था, और बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। जबकि 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण उत्तर में, मतलब कि दक्षिण से उत्तर भारत में लाया गया। और आप सबको एक नाम और पता होगा, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव आदि ने जो है भक्ति आंदोलन को जो है अधिक जो है मुखरता प्रदान की थी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको भक्ति आंदोलन, हालांकि ये जो पढ़ाया हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास में भक्ति आंदोलन पढ़ाया हूँ, तो मैं आपको नयनार संत के बारे में बहुत कायदे से, संगम युग के सबके बारे में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि देखो भाई ये पढ़ना जरूरी है और बीपीएससी में क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। तो मगध की प्राचीन जो राजधानी हुआ करता था वो राजगिरह हुआ करता था, है ना। इसका आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहे हैं कि आरंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरह, वर्तमान में जो राजगीर है अभी, तो कह रहे कि मगध की प्रथम राजधानी थी। प्रारंभिक वैदिक काल में पाटलिपुत्र भारत का एक शहर था जिसे गंगा नदी के पास एक छोटे किले के रूप में मगध शासक उदयन की मैं बात करूं, उदयन का जो टाइम पीरियड था 466 से लेके 444 ईसा पूर्व था, ये बनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। पाटलिपुत्र, नंदवंश, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना। तो पाटलिपुत्र की मैं बात करूं तो यह नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश की राजधानी थी, ठीक है। बाद में चल के आया था, ये बना था ये राजधानी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अफगानी तुर्क शासक शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। और मौर्य काल में स्थित पाटलिपुत्र विश्व का जो है सबसे बड़े शहर में से एक बन गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन से काल में, मौर्य काल में। और मौर्य काल का संस्थापक ही आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। मगध को जो है 16 महाजनपद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण महाजनपद माना जाता था, क्योंकि टोटल 16 महाजनपद हम लोग पढ़ते हैं। बिहार में 3 महाजनपद हुआ करता था, है ना, एक मगध, वज्जी और अंग। ये सब बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ थ्योरी वाला क्लास में। खैर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये भी आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा 6th क्लास के एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी जो है, जो मैं आपको पढ़ाया था वहीं पे आपको दिख जाएगा। तो ये नीतिसार और किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये कह रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कामनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। थोड़ा सा देख लेते, देखिएगा। तो अर्थशास्त्र पर आधारित इसके रचयिता जो है कामनंदक है, कामनंदक अथवा इसी का नाम है कामंदिकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह रचना साधारणतः जो है कामंदिकीय नाम से प्रसिद्ध है। तो थोड़ा सा आप माइंड में चीज़ों को रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें गुप्तकालीन, अच्छा ये जो कामंदिकी या फिर ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पुस्तक है मैं अभी आपको जो बताया कामंदक, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो है इस पुस्तक में गुप्तकालीन भारत में प्राचीन काल के राजनीतिक जीवन, कूटनीति और राजकीय चित्रण को दर्शाया गया है ना। तो इस पुस्तक में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे मैं कुछ पुस्तक लिख दिया हूँ, माइंड में सेट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और ये प्राचीन इतिहास का कुछ पुस्तक है जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो अर्थशास्त्र आप सबको पता है, कई बार रिपीट हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में। कौटिल्य के द्वारा पुस्तक लिखा गया है। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। पृथ्वी राजरासो
चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित्र भगवान भट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और यहाँ पे स्वप्रभास वदता जो है ये भास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि चीनी स्रोत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया जिला है, आप सबको पता होना चाहिए, गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त, यहाँ पे देखिएगा, गुप्त राजा के पास एक मिशनरी को भेजा था। ठीक है, ये कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त के पास इन्होंने भेजा था, है ना, वो श्रीलंका के शासक। और ये जानकारी हमें कहाँ मिलता है? तो चीनी अभिलेख होता है वहीं पे, ये चीनी का स्रोत अभिलेख है ना। तो यहीं से हमें जानकारी मिलता है चीनी का अभिलेख, मतलब चीनी मतलब चाइना में जो है ये अभिलेख है। और इसी माध्यम से हमें ये जानकारी मिलता है कि श्रीलंका के शासक मतलब कि मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से ये पूछा है कि कौन से शासक के पास अपना जो है मशीनरी भेजा था। तो ये समुद्रगुप्त के शासन काल में ये भेजा था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने जो है, अब इस लाइन को समझिएगा, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने श्रीलंका जो कि उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था। तो कह रहा है कि श्रीलंका के बौद्ध राजा अमेघवर्धन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। और इस कार्य के लिए समुद्रगुप्त को अनुकंपवन, जिसे आप कह सकते करुणा से भरा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया कि समुद्रगुप्त को जो है अनुकंपवन कहा गया है, जिसे कह सकते हैं कि करुणा से भरा हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इनका जो टाइम पीरियड था 335 से लेके 375 ईस्वी में फिर से कराऊँ, ये थ्योरी वाला क्लास में पूरे डिटेल में चर्चा किया हूँ इसके बारे में। तो देखिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में बात करूँ तो गुप्त साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक में से एक थे वो ये, और गुप्त वंश के चौथा राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। समुद्रगुप्त से संबंधित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख इनके दरबारी कवि, आप सबको पता है कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है। हरिसेन कि ये प्रशस्ति लेख है और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के सैन्य विजेता का वर्णन है यहाँ पे। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला, अब यहाँ पे इस शब्द को पकड़िएगा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्तूप है, चैत्य है और विहार है, ये तीन शब्द आपको दिखेगा। तो कह रहा है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है, देखो विहार का मतलब ही होता है जहाँ पे जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हुआ करते थे, है ना, घर बना के जो है, मतलब कि वहाँ पे डेरा डाल के रहते थे और यहाँ पे इस जगह पे जो है पूजा पाठन का काम करते थे। तो उसे विहार कहा गया है। और ख़ास तौर पे आप देखेंगे तो पटना का आसपास, मगध का आसपास का जो क्षेत्र था वो प्रसिद्ध था, गया वाला क्षेत्र सब, है ना। तो ये तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चैत्य भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। हालांकि देख लीजिए यहाँ पे कह रहे कि भारतीय कला में जो है स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, विहार हो गया। विहार नहीं है, विहार है, और इसी विहार से बिहार बना है। ठीक है, इसके बारे में स्पेशल बिहार का जो क्लास लिया हूँ तो डिटेल में मैं चर्चा भी किया हूँ। तो भारतीय कला में जो है स्तूप, चैत्य और विहार को बौद्ध वास्तुकला के रूप में देखा जा सकता है। चैत्य की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया था। विहार की मैं बात करूं तो कह रहा है कि विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया जाता था। वे भिक्षुओं के निवास स्थान हुआ करते थे। और स्तूप की मैं बात करूं तो स्तूप बौद्ध संतों की उपासना के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक अनुष्ठानिक स्थल के रूप में होता है, जो एक कब्र के समान दिखता है ना। आपने देखा होगा बौद्ध स्तूप यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और प्राचीन ये 69 बीपीएससी का सारे क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता, और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको हड़प्पा सभ्यता बोलिए चाहे सिंधु सभ्यता बोलिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ। तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा भी किया हूँ, तो आपको पता होगा। और ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्टली
पूछा गया 69 बीपीएससी में, है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, है ना। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं तो वहाँ पे अंकित नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो देखो भाई, आपको पता है कि घोड़ा का भी था, हाथी का भी था, बैल का भी था, तो आंसर क्या हो जाता? डी हो जाता। इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। खैर यहाँ पे देख लेते हैं। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे घोड़ा का तो साक्ष्य मिला है सुरकोटदा से। हाँ, घोड़ा का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि घोड़ा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। दोबारा सुनिए, घोड़ा के बारे में, घोड़ा का साक्ष्य तो मिला है लेकिन उनके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था। तो घोड़ा का तो साक्ष्य मिला है लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, है ना। हालांकि ये आंसर तो डी होना चाहिए, सॉरी बी होना चाहिए, तो आंसर डी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर बी टिक किया है, ठीक है। तो जो बीपीएससी आंसर टिक किया है उसके अकॉर्डिंग भाई आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, हालांकि मैं लिख भी दिया उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन, जरा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर बी हो जाएगा सही। कह रहा है कि सुरकोटदा गुजरात में है, तो कह रहा है कि सुरकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिला में है। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल है और यहाँ घोड़े की हड्डियों का अवशेष और कुछ वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, संबंधित साक्ष्य मिले हैं, घोड़े से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, कलाकृतियाँ। और कह रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के संबंध में पूर्णतः ज्ञान नहीं था, और क्वेश्चन भी यही पूछा था। A.K. शर्मा और J.P. जोशी ने 2100 से लेकर 1700 ईसा पूर्व के दौरान घोड़े की हड्डियों के निष्कर्षण से सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी मौजूदगी की जो है यहाँ पे सूचना दिया था। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें तो इस सभ्यता के लोगों ने कई जानवरों को पालतू बनाया था, और इसका प्रमाण यहाँ से प्राप्त मोहरों और दफनाने की विधियों से मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो इन पालतू जानवर में कुबर वाला शार, सिंग वाले मवेशी, कुत्ते, बिल्ली आदि शामिल थे। अगर मैं बात कर लूँ तो एशियाई हाथी को भी पालतू बनाया था, वहाँ से जो साक्ष्य मिला है, और इसके हाथी के दांत का स्वतंत्र रूप से उपयोग भी किया करते थे वो लोग, ठीक है। तो ये सेक्शन बीपीएससी का कुछ क्वेश्चन था, कुछ नहीं मतलब कि जो प्राचीन भारत के इतिहास के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं 60 मतलब कि 38वीं बीपीएससी से लेके, यहाँ पे 38वीं बीपीएससी से लेके 68 मतलब कि 68वीं बीपीएससी तक का सारे क्वेश्चन करने वाले, और साथ में बीपीएससी के द्वारा जितने भी बिहार में एग्जाम लिए गए बीपीएससी के द्वारा वो सारे क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे शामिल किया हूँ, वो भी क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई, पहला टॉपिक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान दें यहाँ पे मैं आंसर को हाइड कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि भाई आप लोग आंसर ना देखें। और मैं यहाँ पे सारे पीपीटी एक साथ में इसलिए ले लिया हूँ ताकि आप जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ों को कर सकें और आप चीज़ों को रिवीजन कर सकें, क्योंकि टाइम कम है तो ये करना पड़ेगा। पहला जो है यहाँ पे देखने वाले प्रागैतिहासिक काल, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके बैच में। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, बहुत कायदे से मैं पढ़ा दिया हूँ। तो ये गुजरात राज्य में है, सॉरी गुजरात में नहीं है, ये कालीबंगा ये राजस्थान में है। यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि कालीबंगा प्राचीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और सर्वप्रथम जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो 1951 से 52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, और इस स्थल की उत्खनन कार्य जो है आप यहाँ पे देखेंगे तो 1959 से 60 के बीच में बीबी लाल एवं बालकृष्ण थापर के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और देखो कालीबंगा इसलिए प्रसिद्ध हो जाता है, वहाँ से यज्ञ विधि और जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन तो एक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका तैयार हो जा रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म की जो है, दोबारा सुनिए, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी, अब किस नदी घाटी से जो है प्राप्त हुआ है? और ये भी आपको न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये नर्मदा घाटी है, इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को बखूबी पता है। तो कह रहा है कि भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। और 1982 ईस्वी में अरुण सोनकिया ने जो है होशंगाबाद जिले के नर्मदा घाटी के हथनोरा स्थल से मानव कपाल तथा यहाँ पे देखिएगा इस लाइन को, हाथियों की जीवाश्म यहाँ से प्राप्त किया था। हथनोरा से प्राप्त जीवाश्म भारत में जो है यह
प्रथम मानव जीवाश्म हुआ मतलब कि मिला था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि यार के भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मायने में रखिएगा ना। तो पुरापाषाणिक संस्कृति जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ पहले भी। तो कह रहे कि पुरापाषाण काल की मैं बात करूँ तो आधुनिक काल से तो ये 200 मतलब कि 2.5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यह जो है यहीं से जो साक्ष्य मिला है, हाथ से बना हुआ कुल्हाड़ी है ना, क्विलर, ये सब बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ है ना, सारे प्रमाण यहाँ से मिला है। अगर मध्यपाषाण काल की मैं बात करूँ तो यहाँ से प्राचीनतम जो पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है ये मध्यपाषाण काल से मिला है। नवपाषाण काल की मैं बात करूँ, ये पूरा पाषाण काल में बोल रहा हूँ, ठीक है। और नवपाषाण काल से क्या हमें साक्ष्य मिला है, तो आपको एक जगह ये पता होगा, मेहरगढ़, यहाँ से कृषि का साक्ष्य मिले हैं। का स्थल और है नवपाषाण काल का, वो है मेहरगढ़। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है, और बुरजोम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा है ना। और भारत का प्राचीनतम जो संस्कृति है वो कौन सा है, प्राचीनतम पुरापाषाणिक संस्कृति को माना जाता है, जो कि आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो है विश्वविख्यात साइल चित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है साइल चित्र। भीमबेटका का नाम आपने जरूर सुना होगा, और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में है साइल चित्र। तो आंसर क्या होगा, भीमबेटका, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसे थोड़ा सा सरसरी निगाहों से। देखिए, भारत में विश्वविख्यात साइल चित्र स्थल जो है भीमबेटका स्थित है, और यह भारत के जो है मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, आप सबको पता होना चाहिए। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए साइल चित्र, और यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा, कैलाशराइयों के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे ये स्थल था। ये जो साइल चित्र है, आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्ह जो है यही है भीमबेटका, बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइल चित्र है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, भीमबेटका को जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 2003 ईस्वी में शामिल किया गया था। और इस स्थल का खोज जो है 1957 से 58 के बीच में किसके द्वारा, तो आप यहाँ पे देखिएगा BS वाकनकर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पाटने। बिहार का पाटने नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के पाटने या पाटने जगह है, वहीं से ये सबसे पहले जो है प्रथम मनके निर्माण का प्रमाण मिलता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चिराद, जो कि बिहार में है, आप सबको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि चिराद पुरास्थल किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिले हैं। दोबारा सुनिए, चिराद पुरास्थल पर जो है किस प्राचीनतम संस्कृति के जो है अवशेष मिले हैं, ये पूछा है आपको। आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा नवपाषाणिक संस्कृति का यहाँ पे ये जो है अवशेष मिले हैं। बिहार के सारण जिले में चिराद ग्राम नामक एक छोटी बस्ती के निकट नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से, तो 1962 से 63 में जो है BK सिन्हा द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया, और उत्खनन में जो है 5 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ मानव घास फूस के जो है घरों में रहते थे, ठीक है। और चावल की खेती का भी प्रमाण यहीं से मिला है। आपको मैं बता दूं, नवपाषाण काल में ही कृषि क्रम का जो है प्रादुर्भाव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिस काल में कृषि कर्म का उदाई होता है, मतलब कि प्रादुर्भाव होता है, तो वह कहलाता है। तो ये अभी आपने कुछ देर पहले क्वेश्चन देखा ना, नवपाषाण काल से जो है कृषि का साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है, प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है दमदमा पुरास्थल किस प्रदेश में स्थित है। दमदमा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दमदमा। तो भाई दमदमा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी इसका सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में, आप देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित महदा पुरास्थल से 5 किलोमीटर पश्चिम है दमदमा, है ना, वहीं से ये साक्ष्य मिला है, ये बेसिक से बात है। और देखिए, दमदमा इसलिए प्रसिद्ध है, तो इनके साथ दमदमा से जो है आप देखेंगे यहाँ पे, जब दमदमा का उत्खनन किया गया था किसके द्वारा, तो
द्वारा, और यहाँ से जो है ब्लेड, फ्लग, ये सब का जो है साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं। दोबारा सुनिए, भारत में पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग। बिल्कुल मेहरगढ़ से। हाँ, मेहरगढ़ अभी जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बोलन नदी के किनारे है। कहाँ पे, तो बोलन नदी के किनारे, है ना, आप देख सकते हैं। और यह एक नवपाषाणिक स्थल है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व की मैं बात करूँ तो पशुपालन और खेती के साक्ष्य मिला है। और इस स्थल पर गेहूं, जौ, खजूर की खेती होती थी। और कहा जाता है कि यहाँ पे भेड़, बकरियां तथा मवेशी भी वहाँ के लोग पालते थे। कालांतर में यहाँ जो है हड़प्पा का जो है शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक जो है उपनगर बसाया था। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैल्कोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। ताम्रपाषाण युग जिसे कॉपर एज कहते हैं, उसी को हम लोग कैल्कोलिथ भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जिस काल में मनुष्य ने कौन से औजार, तो पत्थर और तांबे के औजार का प्रयोग करते थे, उसे ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। और इसे ही ताम्रपाषाणिक काल को ही हम लोग कैल्कोलिथ के नाम से भी जानते हैं। और आपको मैं बता दूं, सर्वप्रथम जो धातु औजार के रूप में प्रयुक्त हुआ था, मतलब कि यूज में लाया था, वो था तांबा। ठीक है, अब भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की जो है मुख्य क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी भारत में है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सर्वप्रथम जो है चित्रित मृदभंडों के अवशेष कहाँ से मिलता है, तो ये ताम्रपाषाणिक काल में ही मिलते हैं। और इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े बड़े गांव का स्थापना किया था। तो ये सारे क्वेश्चन देखते थे कितने इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला चैप्टर ही आ गया हम लोग का, हड़प्पा सभ्यता। कह रहा है कि इस समय मोहनजोदड़ो जो है किस देश में है, तो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शब्द होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है, आपको पता होना चाहिए। और इसके किसके निर्देशन में, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में ये खुदाई किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। और इस स्थल को जो है विश्व का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। मोहनजोदड़ो के बारे में मैं बात कर लूँ तो, है ना, ये पाकिस्तान में प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिखेगा, तो कह रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था, है ना, तो ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी के किनारे है, जो कि यहाँ पे गलत है, ये जो है रावी नदी के किनारे है। अगला यहाँ पे हड़प्पा का उत्खनन करता कह रहा है कि यहाँ पे कौन है, तो आर.डी. बनर्जी है, जो कि गलत है। हड़प्पा का उत्खनन करता जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, तो ये गलत है। ठीक है, और कह रहा है कि छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, ये भी गलत है ना। तो पहला और दूसरा सही है, तो आंसर क्या होगा भाई, ये आंसर सही होगा। इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्राक सैंधव काल के जो है किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई का प्रमाण, मतलब कि हल का जुताई का प्रमाण मिला है, ये पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कालीबंगा है, आपको यहाँ पे लोथल दिखेगा, मतलब कि आहार दिखेगा और बारा दिखेगा। हल जुताई का साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा से मिला है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर, कौन सी नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, और सैंधव सभ्यता का ये महत्वपूर्ण स्थल है कालीबंगा, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात कर लूँ तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के निर्देश में व्यापक पैमाने पर यहाँ पे खुदाई हुआ था। और यहीं से प्राप्त प्राक सैंधव काल की मैं बात करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि की मैं बात करूँ तो यहाँ से जोते हुए खेत का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। और इसमें आरी तिरछी जुताई का जो है की गई थी, यहाँ से ये प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेत के निशान मिले हुए, जोते हुए खेत का, तो भाई सेम क्वेश्चन आ गया, देख सकते हैं। तो ये कालीबंगन हो जाएगा, चूंकि बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पीय संस्कृति मतलब कि सैंधव संस्कृति का उपकरण किस धातु से निर्मित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन,
और ऐसे क्वेश्चन गलत होता है ना। तो भाई अब मैं आपको बताऊं, अभी बताया था ना भाई, तांबा जिसे काशा कहते हैं, तो उससे जो है यहाँ से निर्मित था। आप देख सकते हैं, कह रहे कि हड़प्पा संस्कृति, सैंधव संस्कृति जिसे कहते हैं, सैंधव सभ्यता, सैंधव संस्कृति, तो कह रहे कि यहाँ का उपकरण जो है ताम्र या काशा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के जो है 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है IIT खड़गपुर, अच्छा क्वेश्चन है, के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक जो है 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु सभ्यता का जो है ये पतन का कारण माना जाता है। तो कहा जा रहा है कि 900 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पूछा जा रहा है आपसे, आंसर क्या होगा? पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घर का निर्माण करते थे, है ना, तो ये पकी हुई ईंट का जो है प्रयोग करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति का ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को जो है प्रथम नगरीय क्रांति भी माना जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से हुआ है। और कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की जो है जाल की तरह व्यवस्थित होते थे, जिसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। ग्रिड पद्धति इस तरीके से एक दूसरे को यहाँ पे, है ना, आप देख सकते हैं एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है ना। क्योंकि भारत में पहली बार, अच्छा ये तो मैं बता दिया हूँ, कह रहा है कि तथा सड़कें एक दूसरे को प्राय समकोण पर जो है काटती थी। समानांतर भवन का निर्माण पकी हुई ईंटें का प्रयोग ये लोग करते थे। और कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, आपको पता होना चाहिए, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृदेवी की उपासना का जो है यहाँ पे प्रमाण मिला है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरे, मन के और मृत भांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य को इंगित करता है ना। कुछ बेसिक बात है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी, है ना। ये नगरीय सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता था, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल, अब यहाँ पे हल का, ये हल बोल रहा है, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। गलती मत करिएगा, हल का टेराकोटा, जो कि हल का जो है यहाँ पे हल का निशान, मतलब कि हल का जूत का निशान जो है ये मिला है कालीबंगा से, लेकिन हल का टेराकोटा जो मिला है, मतलब कि मिट्टी का बना हुआ हल जो मिला है, वो मिला है भाई वनमाली से। और यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, वनमाली हरियाणा जिला में है, ठीक है, सॉरी हरियाणा राज्य में है। तो वनमाली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित यहाँ से 2 जो है सांस्कृतिक अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं, हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन अवशेष है। और इस स्थल की खुदाई कहा जाता है कि 1973 से 74 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था, इसके नेतृत्व में किया गया था। और यहाँ से दुर्ग, निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर में घिरे हुए थे, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे, तो वनवाली में। और यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मन के तांबे के जो है वनाग्र और हल की आकृति का खिलौना यहीं से मिला है, ठीक है, वनमाली से, जो कि हरियाणा राज्य में है अभी प्रेजेंट टाइम में, हरियाणा के हिसार जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखो भाई, यहाँ पे आर डी बनर्जी ये तो है ही, यहाँ पे के.एन. दीक्षित ये भी है, MS वत्स ये भी है, लेकिन B.S. स्मिथ नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आर डी बनर्जी और के.एन. दीक्षित तथा मतलब कि MS वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, जबकि B.S. स्मिथ जो है एक इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिन्होंने द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट्स ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। तो हालांकि इस तरह का क्वेश्चन ना रेयर केस में ही लोगों से सही हो पाता है, क्योंकि इतने डेटा कौन याद रखता है, लेकिन आप इसे माइंड में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह है, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो लोथल जो है आप सबको पता होना चाहिए, गुजरात राज्य में है अभी प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, आंसर इसका भी हो जाएगा। कह रहे कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ के उत्खनन से जो है बंदरगाह के होने का प्रमाण मिले हैं। लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे है लोथल? तो भाई भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो भाई इसकी खोज जो है
एस आर राव के द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। और इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और यहाँ से कुछ जो वस्तुएं मिली है उत्खनन के दौरान, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ। तो 9 के आकार के 2 मोहरे तथा बंदरगाह मिला है। लकड़ी का अन्नागार यहीं से मिला है। बैल, लकड़ी का अन्नागार यहाँ से मिला है, ठीक है। बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया, तांबे की मूर्तियाँ ये लोथल से ही मिला है। युगल समाधान और युगल समाधान की प्राप्तियाँ जिसमें जिसमें जो है सिर पूर्व से तथा पैर पश्चिम में है और वे करवट लिए हुए लेटे हैं, इस तरीके से वहाँ पे साक्ष्य मिला है। मन के बनाने के वाले शिल्पियों का दुकान मिले हैं। उत्तरावस्था में एक जो है अग्निवेदी मिला है। अन्न के पीसने की चक्की मिला है। तो ये सब जो है लोथल से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? तो अभी आपने देखा भोगवा नदी के किनारे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो धौलावीरा का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भी गुजरात राज्य में है धौलावीरा। तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। धौलावीरा स्थल की खुदाई से जो है एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ जो है गोदीवारा मतलब कि बंदरगाह, गोदीवारा से मतलब होगा बंदरगाह के अतिरिक्त जो है मृतभांड, 3 युग्मित समाधियाँ के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है, मैं आपको बताया कुछ देर पहले। और यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर आप सबको पता है, यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, आपको पता होना चाहिए, जो कि हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। और यह हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल। मैं ये सब बहुत अच्छे से मैं बताया भी हूँ। यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से? तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में पड़ता है हड़प्पा स्थल, ठीक है। अगला हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे पूर्वोत्तर स्थल है, कौन सा? तो आलमगीरपुर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो है सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया करते थे? मिट्टी का बर्तन, देखो भाई मिट्टी का बर्तन जो हुआ करता था ना, इस पे 2 रंग का प्रयोग किया जाता था। उत्तरी भाग पे, उत्तरी वाला हिस्सा पे लाल रंग का है ना, और जो नीचे वाला हिस्सा हुआ करता है उसमें काला रंग का, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे लाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ और देख सकते हैं हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के होते थे, उस पर कलर किया जाता था। हड़प्पा के पुरास्थल पाकिस्तान के मोटरगमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कह रहा है कि हड़प्पा के ध्वंसावशेष के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने जो है सर्वप्रथम उल्लेख किया और सन 1921 ईस्वी में दयाराम शाहरी ने मार्शल के निर्देश में इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो भाई, यहाँ पे मैंने आपको प्रागैतिहासिक काल पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिला है, हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं क्योंकि यहाँ का लिपि जो है भावचित्रात्मक था। ऐतिहासिक काल में वैदिक सभ्यता आता है ना। हालांकि इसका आंसर उत्तर ऐतिहासिक काल नहीं होगा भाई, ये आदि ऐतिहासिक काल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य तो मिला है आदि ऐतिहासिक काल में, लेकिन हम यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, जो लिपि मिला है, हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता इसका विशेष उदाहरण है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सिंधु सभ्यता को जो है उसकी लिपि के न पढ़ सकने के कारण आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो है रखा जाता है। और तृतीय काल का जो है ताम्रपाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, वो 2500 ईसा से लेके 1700 ईसा पूर्व माना जाता है ना। कुछ बेसिक बात है, हालांकि अलग अलग लोगों का यहाँ पे अलग अलग मत था, लेकिन जो मैक्सिमम मत आया था वो 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के जो है साथ हड़प्पनों का जो है व्यापारिक संबंध था? किस देश के साथ, मतलब कि कौन से देश के साथ हड़प्पा के जो लोग थे उनके साथ जो है वो व्यापार वाणिज्य का काम करते? तो आंसर क्या होगा? मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से
शहरी संस्कृति थी जो अधिक कृषि उत्पादन वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी मेसोपोटामिया में जो है सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और इनके भोज पदार्थ में गेहूं, जौ, टमाटर, तिल, सरसों, गाय, बकरी, सूअर ये सब का प्रयोग करते थे। आगे बढ़ जाते हैं। चुनहद्रो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो चुनहद्रो की बात करें तो ये सिंध में है, अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, चुनहद्रो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन जो है हुआ था 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेकी के द्वारा किया गया था, और यह प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना कहाँ से, तो चुनहद्रो से मिला है मनके बनाने का कारखाना। ठीक है, और यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना मिला है, खासतौर पे कांस की गारी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक। अच्छा, कई बार यहाँ से पूछे जाते हैं लिपस्टिक का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला है, तो चुनहद्रो से मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का जो साक्ष्य मिला है ना भाई, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा था, ये साक्ष्य मिला है चुनहद्रो से ही। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन सब था, तो आप इसे मल्टीपल टाइम रिविजन करिए और जो थ्योरी में पढ़ा है उसको पढ़िए, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, मैं कई बार बता चुका हूँ। मॉक टेस्ट लगाइए, आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा, ये काम करिए। अगला क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता, अगला चैप्टर ही है वैदिक सभ्यता। ये देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। वेद जो है 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो कह रहा है कि वेदों में प्राचीनतम कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि हिंदू धर्म में स्थापित चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है, और इसकी रचना काल, ऋग्वेद का जो रचना का काल माना जाता है ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 10 मंडल में विभाजित किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में, और इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। तो ये बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, पुरुषार्थ कितने हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 4 पुरुषार्थ है, 4 पुरुषार्थ जो कि वेद में इनकी चर्चा किया गया है। हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थ अर्थात पुरुषार्थ चतुष्ट की मान्यता है। ये 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने हेतु पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया था। ठीक है। अच्छा, सबसे प्राचीनतम वेद पूछा है, सब प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो भाई ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम है, बी राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके अगर क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, ऋग्वेद में सबसे प्राचीनतम वेद आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद को माना जाता है, ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। कुल इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,500 जो है ऋचाएं मतलब कि मंत्र है। ऋग्वेद का जो है 3रा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है, और इसी के गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसी में ऋग्वेद के 3रा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, कौन कौन सा, ऐतरेयी और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपने अपने थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र जो है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, गायत्री मंत्र का जो उल्लेख किया गया है कौन से मंत्र में, ठीक है, हाँ, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, अभी आपने देखा ना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का जो है वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहित का वर्णन मिलता है ना। 7 प्रकार के। ये कौन सा है, आधारवायु, होता, ब्राह्मण, अग्निदेश, पोता, निष्ठा और प्रशस्ता, ये 7 प्रकार का। आगे बढ़ जाते हैं, वेद कितने प्रकार के हैं, वही वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंशन भी कर दिया हूँ सारी चीज़ें।
ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में होत्री वर्ग के पुरोहित यज्ञकुंड में जो है अग्नि का आह्वान कर वेदों मंत्रों की जो है देवताओं की स्तुति करते थे। सोम की मैं बात करूँ, सामवेद का सामवेद के पढ़ने वाले जो ऋषि थे उसे उद्गाता कहा गया है। साम का अर्थ ही होता है गायन करना, ठीक है। ये सब बेसिक बातें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो भाई चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई तराई का अभिप्राय है, तराई का अभिप्राय क्या है? तो 3 वेद से है, 3 वेद से। ये 3 वेद कौन कौन सा है? 3 वेद इसमें है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। सबसे लास्ट का जो वेद है ना अथर्ववेद, उसको तराई में नहीं रखा जाता है ना। हालांकि यहाँ पे आपने देखा होगा है ना, यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से तराई कहा जाता है ना, तराई वेद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी जो है सप्त सैंधव में जो है सप्त सैंधव में समाष्टि नहीं थी? देखो भाई आप देखेंगे झेलम नदी, रावी नदी, चिनाब नदी है, लेकिन साबरमती नदी का उल्लेख नहीं है, तो इसलिए आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? देखो भाई ये जो है रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम है रावी नदी, क्या लिख दिया हूँ यार, रावी नदी का प्राचीनतम नाम प्रोशनी है। रावी का जो प्राचीनतम नाम है प्रोशनी। अच्छा यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेदिक काल में सप्त सैंधव नदियों में साबरमती नदी शामिल नहीं था। इस काल की नदियों की संख्या 25 बताई गई है। ऋग्वेद काल में प्रमुख नदियां सिंधु हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, व्यास हो गया, सरस्वती हो गया, ये कुछ नदी है। 10 प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध रावी नदी, जिसका नाम प्राचीन नाम है प्रोशनी नदी, उसी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भाई? प्रोशनी नदी, डी इज द राइट आंसर। अच्छा ये जो 10 राज का युद्ध लड़ा गया था, तो कहा जाता है कि भाई एक भरत नाम का कबीला था, है ना, उसके बीच, और 10 जो है जन था अलग से, 10 जन के बीच में लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें भरत नाम का कबीले का जीत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैं फिर से करूँ, ये सारी चीजें मैं आपको थ्योरी वाला क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो भाई वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो आपने ये क्वेश्चन अभी देखा था और मैंने आपको बताया था भाई, अभी कुछ देर पहले देखे ना। तो आंसर क्या होगा? सोम देवता को, और इस पे पर जो है नामांकित देवता है, तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऋग्वेद का जो है संपूर्ण 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है, और इस मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, और इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552, कई जगह 62 रहता है ना, इसका मंत्र है, और इनका 9वां मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बगाज कोई का महत्व इसलिए है, बगाज कोई का महत्व किस लिए है? बगाज कोई अभिलेख है। देखिए बगाज कोई की मैं बात करूँ ना, तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनमें वैदिक देवता, मतलब कि वैदिक देवी और एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए एशिया माइनर में बगाज कोई नामक स्थान पर जो है लगभग, ये बगाज कोई नामक स्थान पर लगभग कहा जाता है कि 1400 ईसा पूर्व का जो है संधि पत्र अभिलेख मिलता है, और इसमें कहा जाता है कि इंद्र, मित्र, वरुण और नास्ताय आदि वैदिक देवताओं का नाम बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर वैदिक काल है और धर्मशास्त्र भी है, ठीक है। तो देखो ये जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। हालांकि लिख भी दिया हूँ, देख सकते हैं। धर्मशास्त्रों के समय सूत्र काल में 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज के अन्य मतलब कि अनेक जाति यथा आप देख सकते हैं अम्बस्ट है, उग्र है, निषाद है, मगध है, वदेहक है, रथकार आदि, ये सभी का जो है आविर्भाव अनुलोपन एवं प्रतिलोपन विवाहों के फलस्वरूप हो गया है। कहा जाता है पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, और यहाँ पे
वशित, निर्वशित एवं अनिर्वशित। पहले के शूद्र ही जो है अस्पृश्य माने जाते थे। ये बेसिक बात एक है। चलिए देखिए, ध्यान रहे, अगर धर्मशास्त्र ना रहे तो उत्तर वैदिक काल से जो है यहाँ पे चीजें शुरू होता है कहानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वैदिक धार्मिक अनुष्ठान का संबंध है। तो यजुर्वेद में ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। देखिए, यजुर्वेद एक जो है कर्मकांडीय वेद है। इसमें मतलब कि विविध यज्ञों से, मतलब अलग अलग प्रकार के यज्ञों का प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और यह वेद जो है यजुर्वेद गद और पद दोनों में लिखा गया था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यह जो है 40 अध्याय में विभाजित है, जिसमें केवल 75 स्वतंत्र मंत्र है। इसके पुरोहित को अधर्वायु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? इंद्र है, वरुण है, रुद्र है, कार्तिकेय नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। तो भारतीय ग्रंथ वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इन देवताओं के मुख्य रूप से वर्णन हुआ है वे है अग्नि, वरुण, इंद्र, सोम, मित्र, ये सब है, आप देख सकते हैं। सूर्य, अग्नि, ईश्वर, धावी, पृथ्वी, रुद्र, संपत्ति, बृहस्पति आदि आते हैं। जबकि पुराणों में दिव्य शक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया है। पर दिव्य व्यक्तियों और प्राणियों का उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या आप सबको पता है कि 18 है। ठीक है, देखिए यहाँ महापुराणों की संख्या कुल 18 है। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर यहाँ पे देखिएगा पाप, पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में जो है सृष्टि के आरंभ में अंत तक विवरण किया गया है। सृष्टि के आरंभ से अंत तक यहाँ पे विवरण किया गया। इनमें हिंदू देवी देवताओं का और पौराणिक कथाओं का बहुत अच्छा से वर्णन किया गया। किसमें? पुराण में। तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला चैप्टर है हम लोग का जैन धर्म, बौद्ध, जैन, भागवत और शैव धर्म। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं भाई। पहला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर तो पार्श्वनाथ थे, आप सबको पता है। तो आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के एक शांकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ऋषभनाथ प्रथम जो है तीर्थकर थे। और स्नेमी 22वें तीर्थकर थे। और महावीर स्वामी के काल के दौरान जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पे आ जाता है, धीरे धीरे पतन होने लगता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन पे त्रिपिटक का संबंधित, अच्छा त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ना। तो भाई ये जैन धर्म से है। ठीक है, तो त्रिपिटक बौद्ध, अच्छा त्रिपिटक बोला है, माफी चाहता हूँ यार, ये बौद्ध धर्म से है ना। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं का जो संकलन है इसी में है। त्रिपिटक जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया है। कौन कौन सा है? तो ये विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधंग पिटक है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ठीक है, और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का आदर्श, सिद्धांत और नियमों को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। चलिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, ये कहाँ पे दिया था? तो आप सबको बताए कहाँ दिया था? सारनाथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सारनाथ में दिया था। देखिए गौतम बुद्ध द्वारा अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। और यह उत्तर प्रदेश, सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे प्राचीन काल में जो है ऋषिपत्नम भी कहा जाता था। ऋषिपत्नम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता था सारनाथ को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए तो भाई मैं यहाँ पे जो है वही चीज़ मेंशन करके आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ, ताकि भाई आप लोग देख सके और क्वेश्चन गलत ना करें। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तक किस स्थान पे? देखिए सारनाथ में है ना, और ये यूपी में है, वाराणसी जिले में। बोध गया में किसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध का हुआ था। आसान सा क्वेश्चन है। बोध गया में देखिए गौतम बुद्ध को बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ये वन हुआ करते थे, अभी नेपाल में है, तो वहीं पे हुआ था। और जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इनका लालन पालन किया था। और 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जो है ये गृह त्याग दिया था। और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का क्या कहा जाता है, गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्षों तक तपस्या और साधनों में जीवन कहाँ व्यतीत किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, गया में। गया जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया में जो है महाबोधि मंदिर जो बनाया गया है, एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो मैं ये बता रहा था, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहीं पे बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए तृतीय बौद्ध सभा का जो है समाप्ति किया गया था। तो कह रहे हैं तृतीय बौद्ध सभा का समाप्ति, अच्छा समाप्ति नहीं है, ये सभापति है, गलती लिखा है। तो कह रहे हैं कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापति कौन थे, जिसे आप अध्यक्ष भी कहते हैं, है ना, अध्यक्ष। तो ये मोगलीपुत्र तीस थे। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बौद्ध संगीति, टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। यह स्थान है कहाँ पे हुआ था, किस समय हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे और कौन से राजा उस समय शासन व्यवस्था को चला रहे थे अपने क्षेत्र में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, कौन से समय में? तो जब गौतम बुद्ध का मृत्यु जिस साल हुआ था उसी समय में 463 ईसा पूर्व में। ठीक है, अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगीति में महाकश्यप थे और शासनकाल था अजातशत्रु का। अगला जो है आप देख सकते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होता है 100 साल बाद, है ना, 383 ईसा पूर्व में। ये जो है सभा कामी इसका हालांकि होना चाहिए, है ना, हालांकि मैं मेंशन भी कर दिया हूँ। तो साब कमीर है, इसका मेंशन किया गया है, इनके समय में हुआ था। और अशोक जो है उस समय, काला अशोक, अशोक नहीं काला अशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। ये हुआ था 251 ईसा पूर्व में, मोगलीपुत्र तीस थे। और अशोक के समय, उस समय अशोक था जो मौर्य वंश के शासक होता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल ग्राम में होता है और प्रथम शताब्दी में होता है। वसुमित्र इनके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो देख सकते हैं, तो 3 बौद्ध संगीति बिहार में होता है, एक जो है बिहार से बाहर, कहाँ पे? तो कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई आप देख सकते हैं, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। भी आपने देखा ना, पाटलिपुत्र में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा का आयोजन हुए थे कहाँ पे? प्रथम तो राजगीर हो जाएगा, है ना। देखिए आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। चौथी बौद्ध संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी, है ना। तो ये कौन से शासक थे? तो सबसे लास्ट वाला कौन होगा? चतुर्थ बोला जा रहा है, कनिष्क के समय में होगा, सी हो जाएगा। भगवान बुद्ध के जो है महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो उसका जब मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे? तो राजगीर में हुआ था, है ना। राजगीर अभी जो प्रेजेंट टाइम में राजगीर है, उस समय राजगीर हुआ करता था, है ना, उसका नाम। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है ना, आप देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ लेके आपके सामने ही आ गया, ताकि भाई आप यहाँ पे देख सके और आपको चीज़ें करना है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुआ था? तृतीय बौद्ध सभा तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, डी आंसर तृतीय। चतुर्थ कहाँ पे? कश्मीर में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था किसके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था, जो कि हर्यक वंश के शासक था, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति मतलब काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में होता? वही चीज फिर से आ गया, चतुर्थ का। तो कनिष्क के समय में। देख सकते हैं कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है,
महापरिनिर्वाण 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 महापरिनिर्वाण। इनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था ये बोल रहा है, ठीक है। तो कुशीनगर में हुआ था, बी हो जाएगा सही इसका। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में मल्ल की राजधानी कुशीनगर में होती। कुशीनगर यूपी में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मृत्यु के समय महात्मा बुद्ध की अवस्था कहा जाता है 80 साल का था वो, और इनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में होता है, ये ईसा पूर्व है, ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर क्या होगा, डी होगा, वैशेषिक ने। देखिए परमाणु सिद्धांत का जो है, जो केमिस्ट्री में परमाणु पढ़ते हैं ना भाई, वही है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया। यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कनाद ऋषि के द्वारा किया गया था, ऋषि के द्वारा, कनाद ऋषि, कनाद के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है। तो ये जैन धर्म से है। देखो भाई यहाँ पे 3 शब्द आपको दिखेगा, ठीक है, तो ये गलती मत करिएगा। देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हूँ, कह रहा है कि जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न प्रतिपादन किया गया, त्रिरत्न का प्रतिपादन किया गया है। 3 रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, और इन तीनों को जो है मोक्ष मार्ग, तीनों को मोक्ष मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान, और सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। हालांकि त्रिरत्न जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे मेंशन त्रिरत्न जो है बुद्ध धम्म संघ जो है ये बौद्ध धर्म में भी पर्याप्त है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग वाला था एग्जाम में। त्रिरत्न कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से भी संबंधित है, लेकिन यहाँ पे एक शब्द इन्होंने बोला है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था, यहाँ पे शब्द दे दिया। अगर त्रिरत्न सिर्फ बोलता तो आंसर यहाँ पे ए और टी जरूर होता, लेकिन यहाँ पे सच्ची शब्द को का प्रयोग कर दिया। सच्ची आस्था, सच्ची आस्था मतलब सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया, ये 3 शब्द दे दिया। त्रिरत्न में जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सब जो है ना, ये उसका मतलब होता है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो इसलिए क्वेश्चन ये सही हो गया। इसका आंसर जो हो गया ये हो गया जैन धर्म से, सी हो गया यार, बौद्ध धर्म में कर दिया क्या, ये जैन धर्म हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। इस क्वेश्चन के हिसाब से सी हो जाएगा। सिर्फ त्रिरत्न बोलता है ना, तो त्रिरत्न दोनों धर्म में है, बौद्ध में भी और जैन में भी। तो ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जैन धर्म का जो शब्द था ना उसका प्रयोग कर दिया है। आशा करते हैं आपने समझ लिया है सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति का अध्यक्ष कौन थे। तो भाई 2 जैन संगीति बुलाया गया था, तो वसुमित्र थे प्रथम जो है, नहीं वसुमित्र, अस्तुलभद्र थे, माफी चाहता हूँ। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। देखिए अस्तुलभद्र ने प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जो है माता का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध का माता का नाम ये आप सबको पता है, महामाया, ये हो जाएगा आंसर इसका। आइए देख लेते हैं महात्मा बुद्ध का माता का नाम। यहाँ पे देख लीजिए, महात्मा बुद्ध का माता का जन्म जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और ये जानकारी जो है आधुनिक जो जगह है ये रुमिनदेही अथवा रुमिनदेह स्थान के नाम से अभी ये प्रख्यात है, तो ये ध्यान रखिएगा। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिय गणराज के कन्या थी, और उनके पिता सुदोदन कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो है प्रथम महिला अनुयायी जो था प्रजापति गौतमी, और दूसरी जो है आम्रपाली नामक गायिका थी, है ना। और बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में, बुद्ध जो है गौतम बुद्ध जो है ईश्वर के अस्तित्व, बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते थे।
बुद्ध गृह त्याग के बाद अलार कलाम और रुद्रकराम पुत्र के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध केंद्र थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, भरहुत और अमरावती। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वही लुम्बिनी वन, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में नेपाल में है। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र था किसका? तो अभी दो शब्द आपने देखा ना, भरहुत और अमरावती, ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, सी हो जाएगा। तो रिवीजन का अप्रोच यही होना चाहिए, है ना, थोड़ा सा फास्ट में करिए रिवीजन। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिष्कर्मण मतलब कि गृह त्याग का, महाभिनिष्कर्मण मतलब कि गृह त्याग का बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया था। अच्छा क्वेश्चन है ना, 24 का आप लोग बताइएगा। बिल्कुल, ये सी हो जाएगा। अलार कलाम और रुद्र रामपुत, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, सी आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ की जो है प्रथम महिला अनुयायी सदस्य कौन थे? बिल्कुल सी हो जाएगा, गौतमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? ठीक है, हाँ, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, इनका मानना था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? गया में, है ना, गया जिला में है। जगह का नाम आपसे पूछा गया है, हाँ, पावापुरी। ठीक है, सी हो जाएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो है 599 ईसा पूर्व, अथवा अगर मैं बात करूँ 599 ईसा पूर्व अथवा 440 ईसा पूर्व में वैशाली के लिए। ये जो मैं लिखा हूँ ये अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। तो एनसीईआरटी जो अभी छापा है ना, ये 599 इसमें ये मेंशन किया गया है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो महावीर स्वामी का जो है ये 599 या 400 ईसा पूर्व माना जाता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग आंसर होता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ थे, जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ के प्रधान थे, जो वजी संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व, ये दो शब्द आपको दिखता है। ठीक है, में कई जगह 527 रहता है और कई जगह 468 ईसा पूर्व में, लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिर में, मतलब कि राजगिर के समय पावापुरी में, अच्छा ये राजगीर में पड़ता है ना, नामक स्थान पर जो है इन्होंने शरीर त्याग किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और महावीर की मैं बात करूं तो महावीर को कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्बिक ग्राम में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहां महावीर ने जो है पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान मतलब कि कैवल्य प्राप्त किया था, तो आंसर क्या होगा भाई? तो अभी आपने देखा ना, आंसर डी हो जाएगा, जिरिम्बिक ग्राम हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म स्थान है कहाँ पे? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। बेसिक सा क्वेश्चन है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक 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 त्रिपिटक। अब ये आंसर कहीं ना कहीं सबको कंफ्यूज करता है। त्रिपिटक बोला है, त्रिपिटक हो जाएगा बौद्ध धर्म की। देखिए, पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य को जो है त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, है ना। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी के संघ और दैनिक जीवन से संबंधित आचार विचार का नियम जो है संग्रहित है। जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध का जो है दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचना किया गया है। त्रिपिटक किस भाषा में है? अभी आपने देखा है त्रिपिटक किस भाषा में, तो बी हो जाएगा, पाली भाषा में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सा है? वंश का है, तो ये पंचम वंश का है, सी आंसर हो जाएगा। हालांकि अलग अलग ये लोगों का अलग अलग मानना है, तो माइंड में रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिला में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसी वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में कहा जाता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और तथ्यों के विवाद, इस तथ्यों में विवाद होने के कारण ना यहाँ पे, हालांकि पंचम वृक्ष कहा जाता है, लेकिन अलग अलग लोगों का, कुछ लोगों का कहना था कि चतुर्थ है, कुछ लोग का कहना है कि षष्ठम है, तो इसलिए ये विवादों में रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना।
इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था पिछले बार भी, मतलब कि बीपीएससी में। बुद्ध के जीवन की जो है 4 महत्वपूर्ण घटनाओं, उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, तो भाई आपको सम्मिलित करना है। तो जन्म कहाँ पे हुआ था, तो भाई आप सबको पता है लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी वन में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे, बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन इन्होंने सारनाथ में दिया था। निधन इसका कुशीनगर में हुआ था। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चीज़ों को दिया गया है। तो 33 का आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते, अगला क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में जो है किसका योगदान अत्यधिक था। 34 का है ना, तो ये गुप्त शासक का था। ठीक है, देखिए आप सबको पता है कि भारत में भागवत धर्म मतलब कि वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त के शासनकाल में हुआ था। वैष्णव धर्म को गुप्त शासकों ने राजधर्म बनाया। देवगढ़ मतलब कि ललितपुर, भीतरगांव, कानपुर और तिगवा, जबलपुर जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया। और गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति दिखाई खुदवाई। और गुप्त युग में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार भारत के बाहर भी देखा जाए तो चाइना, पूर्वी एशिया, हिंद चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलाया, ये इन सभी क्षेत्रों में हुआ था। गुप्त के पूर्व हिंद यवन शासक जिसका नाम था एंटियालिकीडस के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में गुरुड़ स्तंभ की स्थापना की तथा स्वयं को जो है परम भागवत घोषित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा, मखलीपुत्र तीर्थ थे, सॉरी मखली गोशाल थे, मगली गोशाल, डी इज द राइट आंसर। देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे और इनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाना जाता था। इस संप्रदाय के लोग कर्म सिद्धांत एवं मानव परवल्य में जो है विश्वास नहीं करते थे। मखली गोशाल महावीर के साथी थे और नियतिवादी या नियतिवाद और जैन धर्म में उनकी आस्था था। यह संप्रदाय मौर्यकाल में जो है लोकप्रिय हुआ और आजीवक का जो है यहाँ पे देखिए आजीवकों का उल्लेख पतंजलि ने किया और मौर्य शासक अशोक व दशरथ ने बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर जो है गुफाओं का निर्माण आजीवकों के लिए किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो 36 का ये हो जाएगा, बराबर की गुफाओं। अब यहाँ बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। तो आजीवकों ने ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे पूर्वकालिक जैन कहलाता है। पूर्वकालिक जैन 12 अंग है, 12 उपांग है, 14 पूर्व है, 14 अपूर्व है, उपपूर्व है। 37 का बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 14 पूर्व। देखिए जैन धर्म का जो है वास्तविक संस्थापक आपको देखेंगे, वास्तविक संस्थापक है ना, तो महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को महावीर के शिष्य ने 14 पूर्व मतलब कि 14 पूर्व में संकलित किया गया है और यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। 12 अंग तथा उपंग भी जैन धर्म के से संबंधित है। और जैन धर्म की मैं बात कर लूँ जैन ग्रंथ का, तो कल्पसूत्र को भद्रबाहु ने लिखा था। यहाँ जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, यहाँ पे आप देखेंगे तो, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में जो है 5 अनुवर्त थे, जिसमें आजीवानु व्रत को अनुव्रत नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा, जैन धर्म का जो कल्पसूत्र है किसके द्वारा लिखा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, अभी आपने देख लिया ना इसका।
प्रथम तीर्थकर जो थे जैन धर्म का, वो देखो डायरेक्टली पूछा है ना, वास्तविक तीर्थकर जो है कौन थे, तब महावीर स्वामी होता, लेकिन प्रथम जो है तीर्थकर आपसे पूछा गया है जैन धर्म का। ठीक है, सी हो जाएगा, ऋषभदेव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में कौन सा नहीं है। अभी आपने देखा ना कौन सा नहीं है, तो आप टिक कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाया ना, सी हो जाएगा, आजीवानुव्रत, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, आत्मदमन जो है दोनों में समान नहीं है। अब जरा सा देख लीजिएगा इस लाइन को, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए जैन धर्म जो है आत्मदमन में विश्वास करता था, जबकि बौद्ध धर्म आत्मदमन में जो है गहरी आस्था नहीं रखता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैन या बौद्ध धर्म में कुछ समानताएं थी, जैसे अगर देखा जाए तो दोनों धर्मों में यज्ञ कर्मकांडों, जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया, वो दोनों धर्मों ने किया था, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में। दोनों धर्म में ईश्वर की सत्ता को जो है अस्वीकार किया था, ईश्वर को नहीं मानते थे, परंतु इनमें कुछ जो है असमानताएं भी थी। जैसे अहिंसा में दोनों धर्म विश्वास करते थे, पर जैन धर्म इस पर विश्वास पर बल देता था। अहिंसा पर जो है जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो ज्यादा बल देता था। ठीक है, बौद्ध धर्म के कंपेयर पे। जैन धर्म में मोक्ष शरीर त्यागने के बाद ही संभव था, पर बौद्ध धर्म में जो है निर्माण के लिए शरीर त्यागने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, दोनों में ये कॉमन नहीं है। दोनों धर्मों में जो है महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। क्या था? बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, मतलब कि ये इनका कहना था कि भाई जो लोग मरते दोबारा जन्म लेते हैं, मतलब कि पूर्व जन्म में विश्वास करता था बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग, है ना। जैन धर्म में देखा जाए तो आत्मा पे विश्वास, लाइन को दोबारा सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे इनका कहना है, देखिएगा कंफ्यूजन है, कह रहे कि दोनों धर्मों में महत्वपूर्ण अंतर आत्मा के विचार को लेकर था। देखिए यहाँ पे कह रहे कि बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, पर पूर्ण जन्म में विश्वास करता था, लेकिन जैन धर्म में आत्मा में विश्वास करता था और मूर्ति पूजा का प्रचलन दोनों धर्मों में था। जैन धर्म के मानने वाले जो लोग थे, पर जैन महावीर की नग्न मूर्ति की पूजा करते थे। ये बेसिक बात है। खैर, हालांकि इसके बारे में दोनों में क्या अंतर है हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी वाला क्लास में अच्छे से। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स हम लोग का 16 महाजनपद। आइए देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं भाई 16 महाजनपद। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है कौशल एवं मगध के मध्य। अच्छा छोड़ दो यहाँ पे, नहीं तो आप लोग को हो सकता है 3 वीडियो में मैं पूरा करवाऊँ तो, या 2 वीडियो में। चलिए यहीं पे इसे पॉज कर देता हूँ। एक वीडियो और आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक वीडियो और दूंगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और फास्ट में क्वेश्चन को करेंगे ताकि जल्दी हो जाए। तो और आज ही जो है आप लोग का साइंस का भी क्लास मिल जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए अभ्यास सीरीज में। और अभी जो मैं पीडीएफ दूंगा, इस पीडीएफ को बार बार रिवीजन करिएगा, जरूरी है रिवीजन करना। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में करंट अफेयर्स का भी अल्टरनेट डे में अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो काम करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन करिए। जो थ्योरी वाला क्लास है उसको रिवीजन करिए और यार बहुत अच्छा स्कोर होगा। अभी यही काम करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।